जम्मू कश्मीर नाव जेके नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और जैसा कि हमने पहले से आप सब मित्रों को सूचित किया हुआ है, आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे चर्चा के लिए, विमर्श के लिए, श्री अशोक पंडित। श्री अशोक पंडित का सबसे पहले स्वागत। अशोक जी और सभी मित्रों से सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करूंगा, कुछ तकनीकी कारणों से शुरुआत हम देरी से कर पा रहे हैं। ये ठीक वैसी देरी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देरी तो जरूर है। जैसे जम्मू कश्मीर को समझने में, जम्मू कश्मीर के सवालों को समझने में और जम्मू कश्मीर के प्रश्नों को सही संदर्भों में समझने में देश के एक बड़े हिस्से ने और दुनिया ने भी कुछ न कुछ देरी की। अशोक पंडित जी जाने माने फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से शुरुआत करने के बाद और आज एक स्थापित निर्माता निर्देशक हैं। चोटी का नाम है जम्मू कश्मीर की। जब कहीं बात होती है मीडिया में तो उस नाते से भी अशोक जी को एक बुलंद आवाज के रूप में पहचाना जाता है। और आप भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशकों का जो संघ है, फिलहाल उसके मुखिया के नाते भी एक मुखर आवाज हैं। अशोक जी का एक बार पुनः मैं स्वागत करूंगा और आज का विषय, जैसा अशोक जी आपको ध्यान है, जम्मू कश्मीर से हिंदू निष्कासन की दर्दनाक कहानी। उसके दर्द को हम आप जैसी ऐसी शख्सियत के मुख से जानना, समझना, सुनना चाहते हैं जिनके ऊपर से प्रत्यक्ष वो गुजरा है। जानने समझने की कोशिश हम लोगों ने भी की है, लेकिन आप उस पीढ़ी से आते हैं, उस परिवार से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिन्होंने अपने ऊपर से उस पीड़ा को गुजरते हुए देखा। वहीं से शुरू करें जहां से निष्कासन होता है। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी भारतीय अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनने के लिए विवश हुए। ये दास्तान क्या 1990 में अचानक शुरू हुई या उसकी तैयारी पहले से हो रही थी अशोक जी? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपके इस प्रोग्राम में मैं आऊं और मैं जेके नाव का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये इंटरव्यू और ये प्रोग्राम रखा। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जहां तक कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन की बात जी, या उनके एथनिक क्लिनिजिंग की बात है या उनके जेनोसाइड की बात है, वो 1990 से बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। जी। अब मैं आपको बताऊं कि बचपन में बहुत सारे जो कश्मीरी हिंदू वहां से निकले हैं, जैसे मेरे पिता भी निकले थे, या जो भी एक्सोडस इसके पहले भी हुआ, इससे पहले 7 एक्सोडस कश्मीरी हिंदुओं के हो चुके हैं। वो इसीलिए हुआ बार बार कि वहां पर हमको हर वक्त प्रोसिक्यूशन सहना पड़ा, वहां पर हर वक्त हम लोग को डिस्ट्रिक्ट सहनी पड़ी, वहां पर हम लोग को हर वक्त सेकंड ग्रेड सिटीजन माना गया। और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वहां की है, उन्होंने हर वक्त हमको इल ट्रीट किया। सब्जियों के बाजार में हमारे लिए अलग सब्जी रखी जाती थी। तो एक किस्म का अलग हमको मानकर चलना। और हमारी बेसिक जो वैल्यू थी, हमारी जो बेसिक हमारे संस्कार थे, वो था एजुकेशन। हमने एजुकेशन को नहीं छोड़ा। हमने पढ़ाई लिखाई को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा और हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे घर का जो पड़ोसी है वो मुझे कश्मीर से निकालेगा और एक षड्यंत्र रचेगा। ये हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। एक छोटा सा हमने इस निष्कासन निर्वासन की हम बात कर रहे हैं, वो पहला नहीं जी 7वां नहीं लगेगा कि कहानी 70s में हुआ, उसके पहले 60s में हुआ था, उसके पहले 50s में हुआ था, उसके बाद 1986 में एक बार हुआ। 1986 में तो अनंतनाग में हम पे अटैक हुआ, हमारे मंदिर तोड़े गए।
जम्मू कश्मीर नाव में, जेके नाव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ जाने माने फिल्म निर्माता, एक्टिविस्ट अशोक पंडित जी हैं आज, और आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है, जम्मू कश्मीर से हिंदू निष्कासन की दर्दनाक कहानी के बहुत सारे आयाम, जिनसे देश और दुनिया अछूती है, जिसके बहुत सारे पक्षों को लोगों ने जाना समझा नहीं है, उस पर चर्चा अशोक जी के साथ कर रहे हैं। अशोक जी ने हमें अभी तक बताया कि जम्मू कश्मीर का जो एग्जोडस की जब हम बात करते हैं, 90 में वहां से निष्कासन होता है लाखों कश्मीरी हिंदुओं का, पंडितों का, तो वो पहला नहीं था अपने आप में। पहली बार उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा था, और इससे पहले उसकी भूमिका एक बनाई गई चीजों ने जैसे हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप ये कह, अगर आप जिस प्रवाह में बात कह रहे थे उसको नए सिरे से शुरू करते हुए मैं आपसे एक ये सवाल करूं कि जो कुछ हो रहा था 90 में या उससे पहले के समय में, उसका डॉक्टर साहब, मास्टरमाइंड एक नहीं था वहां पे जी, मास्टरमाइंड वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जी, मैं उनको ज्यादा कटघरे में ठहराऊंगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, जी, मुफ्ती सैयद थे, पीडीपी थी, उनका साथ कांग्रेस ने हर वक्त दिया, क्योंकि कांग्रेस को समझ ही नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में हो, कश्मीर में खास करके वैली में हो क्या रहा है। जी, तो क्योंकि वो उनको फंडिंग करने में लगे हुए थे कि भैया ये कश्मीर हमारे हाथ में रहे, जम्मू कश्मीर अपने हाथ में रहे, जी, तो किसी न किसी तरीके से जो है वो चलता रहे। जब तक ये फोड़ा बहुत बड़ा हो गया तो कांग्रेस के हाथ से भी वो बाहर निकल गया। तो मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब कि जो प्लानिंग के साथ हमें 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 निकाल, क्योंकि क्या है कि मेरा जो पड़ोसी है जिसको मेरी आंखों की शर्म है, वो किसी और के पड़ोस में गया और उसने हरकतें करके उसको बाहर निकाला। उस इलाके का पड़ोसी मेरे यहाँ आया और जिसको मैं जानता नहीं, उसने प्लानिंग करके हमें धमका डरा के वहां से बाहर निकाला। तो ये वाकई बहुत प्लानिंग है, और वो उस किस्म की प्लानिंग जो है, ये बाकायदा बहुत सारे लोग इसके पीछे प्लानिंग में, खास करके पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, उन्होंने पूरी तरीके से फंडिंग की इनकी, और फंडिंग करने में आज भी आप देख ही रहे कि किस तरह से टेररिस्ट को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बाकी उसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराने में हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की, वो सारे लोग उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। मैं पाकिस्तान को इतना दोषी नहीं ठहराता हूं जितना कि हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर कहते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने खिड़की दरवाजे खोल दिए उनको अंदर आने के लिए। हमारा हमारा जब सेटलमेंट जम्मू के रिफ्यूजी कैंप्स में होने लगा जी, तो हमारे बहुत सारे यूथ्स जो जनरेशन के लोग या बुजुर्ग लोग, जब हम लोगों ने अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को आपने नाम सुना होगा, एक पनून कश्मीर नाम से एक संस्था खड़ी हुई जी, और हमने इसकी आवाज उठानी शुरू की पूरे देश विदेश में अपने ही बलबूते पे, क्योंकि हमें सेंटर से और स्टेट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी कौम, हमारी ये कम्युनिटी खत्म हो जाए और पूरा जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर जो है वो उसका इस्लामीकरण हो जाए। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी के जो हैं, वो डॉक्टर्स, वो लॉयर्स, वो प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग जो 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 इस पूरे मूवमेंट में खड़े हुए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और हमने अपनी लड़ाई खुद लड़नी शुरू की। हमने जी, मतलब इतने सारे लोग अपनी अपनी जान पे खेलकर वो सामने आए। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, जो पोएट्स थे, हमारे पूरे इसमें ग्रुप में डॉक्टर अग्निशेखर नाम के एक शख्स थे, डॉक्टर अजय थे, संजय था, बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए। हमने अपनी लड़ाई, अपनी मुहिम शुरू की, और हमने कहा पूरे वर्ल्ड में, और हम वर्ल्ड तो छोड़िए डॉक्टर साहब, हमने जब हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया, जी, हमने जब चीख कर चिल्लाना शुरू किया, हमने जब ये कहा कि हमारे साथ ये हो रहा है, कोई बात क्यों नहीं करता, इतनी चुप्पी लोगों ने साधी कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। जी, ये आज जेएनयू जो बात करता है बार बार, हमें जेएनयू का जो असली रूप जो है वो हम लोग को तब समझ में आ गया था। मैं 1990 की बात कर रहा हूं,
जब हम लोग जो यंगस्टर्स जेएनयू गए, हमने प्रोफेसर से बात की, हमने लोगों से बात की, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बहुत सारे प्रोफेसर वहां पढ़ाते थे कि आप क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कितनी बड़ी ट्रेजेडी। मैं अपने उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके साथ मैं उठता बैठता काम करता हूं यहाँ पर इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कम्युनिस्ट। हमें उतनी बात समझ नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने दरवाजा बंद किया और जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साधी, हमारा जो ये पूरा इश्यू है ये दब गया। हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मीडिया में किस तरीके से ये कांग्रेसियों ने, ये कम्युनिस्टों ने, ये अर्बन नेशनल्स ने इन लोगों को मीडिया में बिठा के रखा है ताकि हमारी न्यूज बाहर नहीं आए। ये हमारी त्रासदी, हमारी ट्रेजेडी, हमारा जेनोसाइड, ये तो अब लोगों को समझ में आया जब न्यूज चैनल सामने शुरू हुए, जब सोशल मीडिया आना शुरू हुआ, जब ऐसे न्यूज पत्रकार टीवी के टाइम पे या बाकी लोगों के टाइम पे या दूरदर्शन जो आईएनबी मिनिस्ट्री कंट्रोल करता था, उन्होंने हमारी बात ही नहीं की। ये तो जब से जर्नलिस्ट रजत शर्मा, सुधीर चौधरी और ऐसे लोग, अर्नब गोस्वामी, इन लोगों ने आकर, जब पत्रकारों ने प्रिंट मीडिया में आकर हम लोगों की बातें शुरू की, जब लोगों को समझ में आया, जब इस देश को समझ में आया कि आतंकवाद क्या होता है, जब बम ब्लास्ट होने लगे पूरे देश में, जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ, अमेरिका को हम बोल बोल के थक गए थे कि भैया ये टेररिज्म है। जब तक उसके 2 टावर नीचे नहीं गिरे तब तक वो बोलता था कि ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं। सडनली ये फ्रीडम फाइटर्स जो है, इनका रूप टेररिज्म में जो हमको पहले समझ में आ गया था, वो इनको बाद में समझ में आया। प्रॉब्लम कही जाती थी कि ये तो कश्मीर की प्रॉब्लम है, हमारे अपने कंट्री में, ये हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला के थक थे कि सरकार, ये टेररिज्म कश्मीर से निकलकर आपके दरवाजे को भी खटखटाएगा, 100% खटखटाएगा। और अब पहुंच देखिए इनकी, ये पहुंचे पार्लियामेंट तक। इन्होंने पार्लियामेंट तक को नहीं छोड़ा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और इनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने, कांग्रेस ने और इनके कांग्रेस के जो आसपास की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कम्युनिस्ट है, नक्सलाइट्स है, इन्होंने इनको पाला पोसा, इनको 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 बड़ा किया, और ताकि ये पावर में रहे और इनके साथ से पावर, इनके साथ लेके ये पावर में रहे। धीरे 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 जब तक ये कैंसर फैलता गया, ये कैंसर ऐसा फैला कि आज आप देखिए किस तरीके से पूरा देश हमारा टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहा है पिछले इतने साल से। और ये 1990, 1986, 88 के बाद ही ये टेररिज्म का रूप हमको दिखने लगा, हमको, कश्मीरी हिंदुओं को, क्योंकि हमने इनका प्रत्यक्ष रूप अपने सामने देखा, हमने इनका नंगा नाच सामने देखा, हमने चीखा, हमने चिल्लाया, हमने पुकारा कि हमें बचाओ। लेकिन कोई भी ताकत, चाहे वो मीडिया हो जो आज लेक्चर दे रहे हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, जो आज लेक्चर दे रहे हैं कि हम पूरा देश एक है, मैं इन सारे सेक्युलरवादी लिबरल्स, जर्नलिस्टों से, पत्रकारों से मैं हर वक्त यही पूछता हूं और चिल्ला चिल्ला के पूछता हूं, हमारा रोष क्यों है, हमारे में गुस्सा क्यों है, हम क्यों बार बार आज टेलीविजन चैनल पे चिल्ला चिल्ला के इनको एक्सपोज करते हैं। हमारा घाव इनकी वजह से, हमारा दुख इनकी वजह से, क्योंकि ये उस वक्त खामोश रहे जब इनको बोलना था। इनकी कमाइयां हो रही थी, ये पैसे कमा रहे थे, ये देश के दिए हुए इनकी 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 अय्याशियां हो रही थी, इन्होंने बंगले बनाए, ये विदेश में घूमते थे, ये क्लबों के मेंबर थे, इनकी जो सारी अय्याशियां थी, वो खुशकिस्मत से, हमारी खुशकिस्मत से 2014 के आने के बाद सब बंद हुई है। तो ये रोष है और ये रोष हम लेके चलेंगे डॉक्टर साहब। अशोक जी, आपका रोष, आपकी पीड़ा, इसको समझा जा सकता है। और आपने जो एक डायमेंशन ये छुआ कि जब जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ या भारत की पताका, भारत के झंडे के साथ लॉयल्टी रखने वालों के साथ अत्याचार हो रहे थे, तो ये सब लोग एक षड्यंत्र के तहत ये जो पूरे का पूरा मीडिया एस्टैब्लिशमेंट आज जो बड़े बड़े झंडा बरदार अपने आप को अभिव्यक्ति के और न जाने किन किन मूल्यों के बनते, ये सब मौन थे। ये बात आपने कही, बिल्कुल आपने सटीक हमला उन पर बोला है। देश का एक बड़ा हिस्सा, नई पीढ़ी, खास तौर पर आज की जो पीढ़ी जो कॉलेज में है, जो स्कूल के दिनों में है, उनको आज भी अशोक जी इस बात का एहसास नहीं है कि 90 में, 89 में जब लाखों कश्मीरियों को अपना घर छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर अपमानित होकर निकलना पड़ा,
उस दिन उनके साथ क्या बीता था। मैं एक बार फिर से आपको फिर वापस ले जाना चाहूंगा इस कीमत पर कि कष्ट होगा आपको भी उस चीज का की चर्चा करते हुए, दर्द होगा। मैं वो, क्योंकि आप उस दौर में वहां थे प्रत्यक्ष, तो आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। क्या क्या आप कुछ कुछ दृश्य साझा करना चाहेंगे अपनी वाणी से कि किस तरह के परिदृश्य था जमीन पर, धरातल पर उन दिनों में? डॉक्टर साहब, लड़कियों को चावल के ड्रम में छुपाया गया कि इनका रेप नहीं हो, इनका बलात्कार नहीं हो, फिर भी बलात्कार हुआ, फिर भी रेप हुए। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और हमारे घरों को और मंदिरों को जलाया, हमें धमकाया, हमें मारा, हमें कूटा, आग में झोंक दिया, हम लोगों को तलवारों से मारा, बंदूकों का इस्तेमाल हुआ, बम फोड़े, पूरी की पूरी कौम को खत्म करने की साजिश की गई ताकि हम वापस जिंदा ही ना हो। मैं हंसता हूं जब मुझे लोग, आजकल के जो पत्रकार है, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त और ये राजेश कुमार, ये जब लोग हमें सेक्युलरिज्म सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमको सेक्युलर होना चाहिए, ये सारे लोग मौन थे, चुप थे। राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त मेरे को सिखाएंगे सेक्युलरिज्म? डॉक्टर साहब, 97% मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ कश्मीरी हिंदू रहा है वहां पे, उसने आज तक बंदूक नहीं उठाई है। हमने ये लड़ाई, हमारी जेनोसाइड की लड़ाई, हम कविता से लड़ रहे हैं, हम पोएम्स लिख रहे हैं, हम गाने गा रहे हैं, हम थिएटर कर रहे हैं, हम पेंटिंग्स कर रहे हैं, हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक भी कश्मीरी हिंदू ने आज तक बंदूक नहीं उठाई डॉक्टर साहब, और ये हमको बता रहे हैं नॉन वायलेंस किसको बोलते हैं। इन्होंने बंदूक उठाई, और जब ये बंदूक उठाने वालों का साइड लेते हैं, मसरत आलम का साइड लेते हैं क्योंकि बेचारा प्रोफेसर का बेटा था, ये चोर नहीं हो सकता, ये एक्टिविस्ट बोलते हैं टेररिस्टों को। तो ये जो बीमारी है, ये देश हमारे साथ जो हुआ हो गया डॉक्टर साहब, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ भी लेंगे। हमारी पूरी जनरेशन जो है उन्होंने अपनी जिंदगियां बना ली और हम लड़ रहे हैं। अभी पिछले एक महीने से, मैं आपको बताऊं, पिछले एक महीने से जम्मू कश्मीर विचार मंच नाम की एक संस्था है, हम लोग पिछले एक महीने से हमारे कश्मीरी कलाकारों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक कार्यकर्ता है, संजीव गौतम, म्यूजिशियन है, सिंगर है। हमारे सारे जो कम्युनिटी के सिंगर है, पोएट्स है, वो आकर गा रहे हैं, वो हमारे कल्चर को जिंदा कर रहे हैं। आप हमारी शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे कल्चर को नहीं खत्म कर सकते। आप हमारे संस्कारों को नहीं खत्म कर सकते। डॉक्टर साहब, ये बात हम लोग बार बार इन लोगों से कहते आए कि भैया, आप सेक्युलरिज्म कम से कम मेरे को मत सिखाओ। जब भी टेलीविजन शोज पे या डिबेट्स में कोई मुझे सेक्युलरिज्म का लेक्चर देता है या पाठ पढ़ाता है, तो मुझे हंसी आती है कि तुम उस वक्त कहां थे जब मेरी पूरी की पूरी कौम निर्वासित हुई, मारी गई, उनका कत्ल हुआ, उनका रेप हुआ, उनके घर जलाए गए, उनके मंदिर तोड़े गए। तब आपका सेक्युलरिज्म उसी दिन खत्म हो गया देश का। अशोक, हमारे देश सेक्युलर नहीं है। हमारा देश का सेक्युलरिज्म 19 जनवरी की रात को 1990 में खत्म हो गया। ये सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल हुआ जाता है। अशोक जी, आपने कश्मीरी कलाकारों के संघर्ष की बात की। जब जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो कुछ लोग शब्दों को दूसरा मुलम्मा चढ़ाकर, आवरण चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, और एक शब्द चलता है कश्मीरियत, तो जिसे कुछ लोग कश्मीरियत कहकर पेश करते हैं। आपके हिसाब से वास्तव में कश्मीरियत है क्या? और क्या जम्मू कश्मीर की जो, या कश्मीरी भाषा उसका हिस्सा नहीं है? क्या वो आप जिस कविता, जिस काव्य, जिस ऐतिहासिक परंपरा को जिंदा रखने की बात करते हैं, जिसके प्रतीक अशोक पंडित हैं, वो कश्मीरियत नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, ये कश्मीरियत एक बहुत बड़ा फार्स है जी, एक बहुत बड़ा ढोंग है और बहुत बड़ी नौटंकी है जी। ये कांग्रेस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कश्मीरियत, और कश्मीरियत की आड़ में छुप के हमारा जेनोसाइड हुआ और हमारी मर्डर्स, हमारी किलिंग्स हुई है। कश्मीर में कभी भी कश्मीरियत नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ये बोलने वाली बात, हम रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, बहुत सारी जनरेशन हमारे घर में आना जाना सब कुछ था। अगर कश्मीर में कश्मीरियत होती, सही मायने में होती, तो हमारा जेनोसाइड और हमारा एक्सोडस नहीं होता। ये ढोंग, ये एक पर्दा, एक बड़ा एक शीशा तैयार किया गया था। कश्मीर में कश्मीरियत है, कश्मीर हम सब एक है, सब कुछ एक है। अगर कश्मीरियत होती तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं नेताओं से, इन पत्रकारों से, और ये क्या है कि भैया, क्या एक जमाने में कश्मीरियत ये कश्मीरियत भी है ना, बहुत बड़ा मजाक हो गया था। हम जब भी शब्द इस्तेमाल होता है हमारे सामने ना,
तो हम लोग को बहुत बहुत हंसी भी आती है और बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या कश्मीरियत की बात कर रहे हैं आप, क्या किस कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। आपने हमको कश्मीर में हर वक्त सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया है, और मैं खुले डंके की चोट पे बोलता हूं मैं, जी ये हमारी सादगी थी, ये हमारी शराफत थी, ये हमारे संस्कारों में हमको सिखाया गया था कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। हमने सारी चीजों को, सारे अटैक्स को, सारे उन इंसल्ट्स को, सारे वो एब्यूजेस को बहुत प्यार से झेला, उसको हजम करते रहे और अपनी जिंदगी हमारे बिताते रहे। मेरे पिता हो या मेरी माता हो या मेरे रिश्तेदार हो, हमारा पूरा का पूरा कश्मीर कम्युनिटी डरी हुई कम्युनिटी थी हमारी। हम लोगों ने पूरी जिंदगी कश्मीर, हमारे बुजुर्गों ने डर डर कर कश्मीर में अपनी जिंदगी बिताई है। हम किसको बोले तो क्या बोले, क्योंकि पूरा पूरा मीडिया उनके साथ, पूरी सरकारें उनके साथ, कांग्रेस का कल्चर ही था कि हमारी कौम को किस तरह से खत्म करो। पता नहीं उनको क्या क्या नेहरू नेहरू कहा जाता, नेहरू भी कश्मीरी था, इंदिरा गांधी भी कश्मीरी थी, लेकिन अब कैसे कश्मीरी थे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप हमारे दुख को या हमारी त्रासदी को या हमारी ट्रेजेडी को समझने की कोशिश करोगे ही नहीं, तो फिर कश्मीरियत किस चीज की है, क्या कश्मीरियत है? ये अभी आज एक्सपोज हो गए हैं डॉक्टर साहब। ये एक्सपोज इसलिए भी हुए हैं क्योंकि सोशल मीडिया लोगों को मिलने बात करने का मौका मिला। पूरी दुनिया में हमारे लोग घूमे, पूरी दुनिया में हमने अपने पैसे खर्च करके, अपनी कोई सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट का, हमारे लोग पूरे देश विदेश में जो बसे में बाहर, जो यहां से निकल के गए, इंजीनियर बन के, डॉक्टर्स बन के, लॉयर्स बन के जो बाहर गए, उन्होंने वर्ल्ड ओपिनियन बनाया हमारे लिए। लेकिन जैसे ही वहां से चीजें बन के आती थी, यहां पर वो नकार दी जाती थी। शीला रशीद जैसे लोग, चाहे अरुंधति रॉय जैसे लोग, जो देश, मैं इनको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बोलता हूं, ये प्रशांत भूषण जैसे लोग, इन्होंने जो गैंग, अपना जो कबाल बनाया यहाँ पे, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग। सर, जो आप 19 जनवरी कश्मीर की बात कर रहे हो ना, ये जेएनयू में जो हुआ ना, टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये उसका एक रूप है, ये उसी का फॉलोअप है। इसी किस्म के स्लोगन्स कश्मीर में 19 जनवरी की रात को, हम क्या चाहते हैं, आजादी, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हमने 19 जनवरी को सुना था। ये वही स्लोगन्स आज जेएनयू में इन सालों में सुनाई दे रही है। तो इसकी कंटिन्यूटी है जी, इसकी कंटिन्यूटी हमारे जेनोसाइड और हमारे एक्सोडस से चली आ रही है, और इसको सपोर्ट मिल रहा है ये नक्सलवादियों से, अर्बन नक्सल से, ये टुकड़े टुकड़े गैंग से, पत्रकारों से, राजदीप, मैं तो नाम लेके बोलता हूं, बरखा दत्त जैसे लोग, ये रविश कुमार जैसे लोग, ये अभिषार शर्मा जैसे लोग, इनका एक कबाल, इनका एक गैंग है। ये देश को धीरे धीरे खोखला करने में लगा हुआ है। ये एक नैरेटिव तैयार कर रहा है कि ये देश इंटॉलरेंट हो गया है, ये देश इंटॉलरेंट हो गया है। ये सब जो ये जुड़ी हुई कड़ियां हैं डॉक्टर साहब, ये अलग नहीं है, ये वही जुड़ी हुई कड़ियां हैं कि किस तरह से देश को खोखला किया जाए, किस तरह से हम जम्मू कश्मीर में हमारा वहां रहना हिंदुस्तान का प्रतीक था। इनको हिंदुस्तान के प्रतीक को, हिंदुस्तान के सिंबल को खत्म करना था। मैं यही मस्जिदों की अजान से अजान के सामने मंदिरों की घंटियां भी बजती थी। मैं मस्जिदों के अजान की भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं खुद झुकता हूं जो मस्जिदों में अजान आती है, लेकिन उसके साथ मंदिर के घंटे भी बजती थी। आज वहां की मंदिर की घंटियां बंद हो चुकी है। आज सिर्फ इस्लामाइजेशन हो गया है। लोग अपने चेहरा ढक ढक के चलते हैं। आप वहां के प्रोग्राम देख लीजिए, आप उनके वहां के ये देख लीजिए। सर, हमारे जो म्यूजिशियंस के काम थे ऑल इंडिया रेडियो में, वहां पर रेडियो कश्मीर में जो रिकॉर्डिंग्स थी, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के, पंडित भजन सुपुरी की, बड़े बड़े हमारे जो हिंदू म्यूजिशियंस थे, जो हिंदू कल आर्ट में तो कोई कौम नहीं होती, म्यूजिक का तो कोई धर्म नहीं होता, यह हमें कहा जाता है आज ना जी। रिकॉर्डिंग्स जला दी गई हैं, आर्टिस्टों की जितनी भी वहां पर प्रेजेंटेशन जला दी गई है, वहां पर जितनी भी किताबें हमारी लिखी गई थी, हमारे की अभिव्यक्ति को, प्रवाह को मैं बिल्कुल रोकना नहीं चाहता, मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा, शब्द प्रयोग किया, उसमें से ये प्रश्न आया कि ये कम्युनिटी पर हमला कहां था? ये हमला तो भारत और भारतीयता पर हमला था, भारत की मिट्टी में भारत। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है ये अटैक। हम तो अपने आप को इंडियन समझते ही है ना जी भैया। हम अपने झंडे, ये देखिए डोमिनेटेड स्टेट था, वहां पर हम जैसे लोग झंडा लहराते थे हिंदुस्तान का, ये हमारी ताकत थी।
हम जन्माष्टमी कश्मीर में मनाते थे, सड़कों पे आते थे, हमारी हमारी जो है वहां पर झांकियां चलती थी, ये हमारे में ताकत थी। दिल्ली में बैठकर बोलना, मुंबई में बैठकर बोलना, पूरे अलग जगह बोला कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो सब ठीक है, समझ में आता है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, ठीक है। मैं तो बता, गर्व से कहो हम इंसान है, हम उसके बिलीवर हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने हमको खत्म करके कश्मीर में हिंदुस्तान का प्रेजेंस, हिंदुस्तान की एक एक जो वहां पर एक नींव थी, उसको खत्म करने की कोशिश की। ये तो मैं बोलता ही हूँ, ये 100%, ये हम सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं कह रहे, हम ये कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का प्रेजेंस इन्होंने कश्मीर में खत्म करने की कोशिश की, जो कि 5 अगस्त को जिस तरीके से इस हमारे पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अनाउंस किया 370 का और 35 का इरेडिकेशन, हमारे दिल को सुकून मिला है, हमारे सारे दर्दों को सुकून मिला है, हमारे सारे पिछले हमारे अटैक्स, हमारे रेप्स, हमारे मर्डर्स पे घाव पे थोड़ा किसी ने बर्नौल लगाया है। आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि किस तरीके से इनको तमाचा पड़ा है वापस, किस तरीके से ये आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको सबक सिखाया है। 370 के प्रावधानों में परिवर्तन, 35A का जाना, उसके बाद का जो परिदृश्य है, बदलाव जो आया है, उसके बारे में आपने कहा कि आपको बड़ा सुकून मिलता है, दर्द पर मरहम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन पर, धरातल पर क्या क्या बदलता हुआ दिख रहा है अशोक जी? लोग, मीडिया आमतौर पे सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन कश्मीर के जो फर्जी नेता हैं, जिनके कईयों के नाम आपने लिए दर्द के साथ, उनसे शायद पूछता होगा कि क्या बदल गया कश्मीर में। मैं अशोक पंडित जी से जानना चाहता हूं कि 370 के परिवर्तन, 35A की रवानगी के बाद वहां धरातल पर क्या बदलाव आ रहे हैं, उस पर उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या बड़ा परिवर्तन वहां हो रहा है या होता दिख रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, टेक्निकलिटीज तो लोगों को सबको पता ही होगी, इतने दिनों से चल रहा है। हाँ जी। मैं बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। एक हमारा घर है जिसमें 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, पूरा परिवार उसमें रहता है। उसमें एक कमरा जो है, उसमें हमारे दुश्मन रहते हैं, ठीक है, आप ये मान के चलिए। और वो दुश्मन जो है आपको बार बार कुड़ कर करके आपको उसने बर्बाद कर डाला है। वो आपका दुश्मन है, वो आपका फैमिली का हिस्सा भी हो सकता है और फैमिली का हिस्सा नहीं भी हो सकता है, आपके परिवार का भी आदमी हो सकता है। उसने इस पूरी कश्मीर के नेताओं ने, वहां के जो पूरे टेररिज्म ओरिएंटेड लोग जो हैं, उन्होंने कंटिन्यूअसली 1947 से, पार्टीशन के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर का वो हुआ सब कुछ, उसके बाद से इन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ ब्लैकमेल किया है। शोर मचाते थे, बम फटता था, पैसे जाते थे जी। फिर शोर मचाते थे, फिर बम फटते थे, फिर लोगों को मारते थे, टेररिज्म शुरू होता था, फिर पैसे जाते थे। दुकानदारी एक तरह से चल रही थी। दुकानदारी थी, और उस दुकानदारी में सब पैसे कमा रहे थे। वहां का लोकल नेता भी कमाता था, वहां का पॉलिटिशियन भी कमाता था, वहां का ब्यूरोक्रेट भी कमाता था, वहां के सारे लोग कमाते थे, इंक्लूडिंग जो भी वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम जो है। तो इन्होंने बार बार ये 370 और 35 का ए का इस्तेमाल करके इस देश को ब्लैकमेल किया है। ये ब्लैकमेलर्स हो गए थे। इन्होंने अरबों रुपया कमाया, इन्होंने चरस गांजे का धंधा किया, इन्होंने ब्लैक मनी जमा कर करके। सर मुझे बताइए, एक ये जो एक दुख्तराने मिल्लत की एक लीडर है, और ये जितने भी जो टेररिज्म के जो लीडर्स है, जो आज अंदर है, सब लोग अंद्राबी है, क्या नाम है उसका? इनकी सब, हाँ, आसिया अंद्राबी जो है, ये जितने भी लोग जो है शोर मचा रहे थे, उन्होंने आपका जीना हराम कर दिया था देश का, जिनको कांग्रेस इस तरह से पालता था जैसे इनके दामाद थे लोग सब, जैसे कि ये पता नहीं क्या, मतलब पद्मश्री लेके आए हुए देश के लिए, कि आप नोबेल प्राइज लेके आए कि आप इनको पालो। इन लोगों के पास कभी पूछा नहीं। हमको तो पता है ना डॉक्टर साहब कि यार इनका काम धंधा क्यों नहीं, ऑर्डिनरी टीचर है, वो ऑर्डिनरी नर्स है, कहीं पे ऑर्डिनरी काम करिए। इनके इतने बड़े बड़े बंगले, इनकी इतने घरों में इतनी महंगी महंगी कालीनें, इतनी सारी गाड़ियां, इतनी सारी दौलत, ये यासीन मलिक जो है, इसके इतने इतने मॉल्स है वहां पर, ये आता कहां से? ये सोनिया गांधी और इनकी जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पूछा क्यों नहीं? मरहूम राजीव गांधी ने आज तक नहीं पूछा था इनको। तो ये जो पूरी जो, या किसी कम्युनिस्ट लीडर ने नहीं पूछा था इनसे। ये डॉक्टर फाय जो उठ के, गुलाम नबी फाय जो उठ के भाग गए अमेरिका में और हमारे देश के खिलाफ वहां काम करने लगे अरुंधति रॉय के साथ मिलकर। यासीन मलिक जैसा टेररिस्ट हंगर स्ट्राइक करता है,
और उसका हंगर स्ट्राइक तोड़ता कौन है? कुलदीप नैयर जाके तोड़ता है उसका हंगर स्ट्राइक, उसको जूस पिलाता है। अरुंधति रॉय उसके साथ गले में हाथ डाल के उसके साथ फोटो खिंचाती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही कहने का मतलब है, मैं आपको बहुत ही, आप तो मतलब ज्ञानी है, मैं आपको क्या बताऊं कि देश अगर पीड़ित है, और पीड़ित था, अभी इतना नहीं है, पीड़ित था, वो हमारे देश में बैठे हुए पले हुए सांपों की वजह से, चाहे वो मीडिया में पल रहे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में पल रहे हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पल रहे हो, बाकायदा इन लोगों को पाला पोसा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में छोड़ दिया है, और इन्होंने हमारे देश को जकड़ लिया था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि 2014 में एक आंधी आई और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो मैं आपको लिख के देता हूं, आज मैं और आप ये जूम टीवी पर या जूम इस पे ऐप पे हम आपस में बात करने के लायक नहीं रहते, ये देश बिक गया होता। और ये मैं बहुत बहुत हकीकत सा, और इतना होने के बावजूद भी आप देखिए हमारे पर अत्याचार, हमारे पर अटैक्स अभी भी हो रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अटैक्स नहीं खत्म हुए, अभी भी आप देखिए कांस्टेंट लेवल पे, हर लेवल पे आपने 370 हटाया, आपने 35 हटाया, 35A हटाया। किसने विरोध किया? आपके ही अपने देश के लोगों ने विरोध किया है, आपके ही अपने देश के पॉलिटिकल पार्टी से विरोध किया है, आपके घर में पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने विरोध किया है। जी, तो फिर ये तो बाकायदा ओपन एंड शट केस है ना डॉक्टर साहब। जी जी, आप किसको पाल रहे हैं इस देश में? नाग हमारे अपने पाले हुए थे। अशोक जी, राजन खन्ना जी, मुझे लगता है मुंबई वाले राजन खन्ना जी होंगे, वो पूछ रहे हैं फेसबुक पे कि हाउ एंड व्हेन कश्मीरी हिंदूज विल रिटर्न टू देयर होमलैंड। अशोक जी के माइंड पे क्या चित्र है आने वाले दिनों में? वो घर जो 90 में छोड़ना पड़ा, या उससे पहले के वर्षों में बहुत सारे आप जैसे कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा, उसमें वापसी का क्या दृश्य बनता दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो 60-65 साल की जो बीमारी है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आप 3-4 साल में इसका हल होगा। सफाई हो रही है, अभी क्लीनिंग हो रही है, अभी भी वहां पे है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारा रिटर्न होगा। और हम सरकार से ये बार बार यही बात कर रहे हैं, आज की जो सरकार हमारी है, कि हमारे वापसी को लेकर आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। हमारा रिटर्न एक ब्यूरोक्रेट नहीं डिसाइड कर सकता जी। हमारा रिटर्न कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही डिसाइड नहीं कर सकता। जो विक्टिम है, जो सफरर है जी, उसकी चाहते क्या है, उसकी मजबूरियां क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके साथ बैठकर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिटर्न जो है उसकी प्लानिंग होगी। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये तो सिस्टम है, ये तो हिस्सा होंगे उसके। लेकिन अगर हमारे रिटर्न के लिए आप हमें एक्सक्लूड करके, आप हमारे साथ बैठ के बात ही नहीं करेंगे, या आप हमारे साथ प्लानिंग में हमको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तो फिर ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस में जो है वो फिर लैकुना रह जाएंगे और फिर गड़बड़े हो जाएंगी। क्योंकि इतनी मेहनत करके ये सरकार इतने आगे आ चुकी है, इतनी बड़ी लड़ाई हम जीत चुके हैं। अब जो टुवर्ड्स द एंड जो प्लानिंग होनी है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, मुझे पूरा बात का विश्वास है कि हमारे जो देश के लीडर हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका माइंड एकदम प्लान्ड है। It's very organized. He knows what he wants to do. He knows where he is heading to. He knows what is the kind of decision I have to take. We have a decision-oriented prime minister with us. तो इसलिए हमको चिंता नहीं है। राजन जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब इतनी नदी हम पार कर चुके हैं इस हद तक, तो हम किनारे पहुंच ही जाएंगे। ये मेरा पूरा फेथ और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है इसमें। और एक चीज और मैं डॉक्टर साहब कहूंगा आपको, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि जब हमारा एक्सोडस हो गया, जब हमारी कम्युनिटी जो कैंप्स में आके बस गई, तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, खाना पीना जो है हम लोग कैसे भी तरह मैनेज कर लेते थे। एक टेंट में जो है 10-10, 12-12 फैमिली मेंबर्स हम रह जाते थे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया था, जो हमारे डॉक्टर KL चौधरी साहब हैं, बहुत बड़े फिजिशियन हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। ऐसी नई बीमारियों से हमने सफर किया है, हमारी खास करके औरतों ने, जो नई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं,
डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो गई, पूरी की पूरी एक जनरेशन खत्म हो गई डॉक्टर साहब, पूरी की पूरी एक जनरेशन। हमको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहेगी। जी। इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की, इन्होंने जो भी काम करना था कर दिया। उस दौरान मैं मुंबई में था और यहाँ पर 19 यहाँ इलेक्शंस होने वाले थे और यहाँ पर मुंबई के दंगे हुए 1992 में। जी। तो बाला साहब ठाकरे के साथ मेरा अच्छा खासा एक रैपो था। तो मैं इस शो में जरूर ये मेंशन करना चाहूंगा कि हम कश्मीरी हिंदू जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के जिंदगी भर हम गुलाम रहेंगे। क्योंकि क्या हुआ कि हमारा जो बेसिक जो लॉस था ना वो हमारा एजुकेशन था। हम एजुकेशन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और ताकत ये वही, बहुत बड़ा ताकत भी वही थी कश्मीरी पंडितों की। हमारी ताकत वही थी। डॉक्टर साहब आप भी जी। प्रोफेसर हैं, आप समझ सकते हैं हमारे हमारे इस इमोशंस को। तो बाला साहब को मैंने जब मैं मिला तो मैंने उनसे कहा कि सर हमारे लिए क्या। तो ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। सब जानते ही उनके उनकी शार्प छवि भी जो थे, है दूर की भी देख लेते शार्प थे। है। जी जी। हाँ, तो मैं जब अपने पिताजी से ये बात किया करता था तो पिताजी ने कहा कि अगर तुम कुछ मांग रहे हो बाला साहब से तो उनसे कहो कि एजुकेशन हमारा प्रोटेक्ट करें। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब बाला साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा कि हमारे एजुकेशन के लिए आप कुछ सीट्स एजुकेशनल सीट्स आप क्रिएट करिए तो महाराष्ट्र में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनोज जोशी जी उस वक्त सीएम थे, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि कुछ वर्कआउट करो और एक नोटिफिकेशन निकालो। तो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे महाराष्ट्र में उनमें 2 सीट्स इन्होंने डॉक्टर साहब बढ़ा दी। जी। उन्होंने कोटा नहीं क्रिएट किया अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोकल्स को इस बात की तकलीफ हो। कोई ये कहे कि मेरा छीन लिया, मेरा छीन लिया। 2 सीट्स अब बढ़ाई और उनका उनका बड़प्पन देखिए, ये सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं थी, ये कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी थी क्योंकि वो डिस्टर्ब एरिया माना गया और सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चों के लिए थी। जी। तो पूरी की पूरी जनरेशन जो है आज तक वो इस फैसिलिटी का जो है बढ़ा। उसके बाद जो बीजेपी की सरकार भी थी, केदारनाथ सानी साहब जी थे, सब मिल मिला के पूरे देश में आरएसएस ने इस पे काम किया, बीजेपी के लोगों ने इस पे काम किया, सब कुछ काम करके पूरे देश में ये 2 सीट एक्स्ट्रा हुई। हमने अपने एजुकेशन को बचा लिया। जी। यही मैं जोड़ना चाह रहा था कि अगर ये पहल वास्तव में वहां से शुरू हुई थी तो फिर पूरे देश में इसका अनुकरण हुआ। हम लोगों ने हरियाणा में भी देखा, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो सीटें बढ़ी। गुजरात में हुआ, फिर हिमाचल में हो गया, दिल्ली में हो गया, पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश फिर खड़ा हो गया। और हमारा पूरा देश, क्योंकि उस वक्त अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, केदारनाथ सानी जी, ये जितने भी जो अपने टॉप, सुषमा स्वराज जी, दे ऑल इमीडिएटली गॉट टुगेदर और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट कर हमें अपनी एजुकेशन जो है हमें वापस हमारी लौटा दी। हम उसी में खुश थे। जी। अशोक जी, पल भर के लिए वापस कश्मीर लौटने की बात है। आप मुंबई में हैं इस समय, मुंबई से संबंधित भी एक प्रश्न है आज की सभा को समाप्त करने से पहले, लेकिन एक बार कश्मीर चलते हैं। ये जो वहां के कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके नाम आपने उल्लेख किया था, उनमें से कईयों को आप एक्टर कहते हैं अपने भाषणों में। तो ये क्या आप ऐसा क्यों कहते हैं, उनको एक्टर कह के क्यों संबोधित करते हैं आप, इसकी क्या कहानी है? सर मैं आपको बताऊं, हमारे पूरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो compete कर सकता है फारूक अब्दुल्ला के साथ। जी। उसकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की है कि वो दिल्ली में एक अलग भाषा बात करता है, कश्मीर में एक अलग भाषा बात करता है, जम्मू में एक अलग भाषा बात करता है और विदेश में एक अलग भाषा बात करता है, पार्लियामेंट में एक अलग भाषा बात करता है। तो ये इतना अगर वैरायटी आप दे सकते हो तो ये एक्टर ही दे सकता है ना। तो ये नॉर्मल आदमी तो इतने वैरायटी लाइफ में ला नहीं सकता। तो ये सद्गुण पॉसिबल ही है ना। ये सद्गुण फारूक अब्दुल्ला में ही है कि औरों में भी है? इनमें सब में, ये सब सारे एक्टर्स हैं। उसका बेटा उमर अब्दुल्ला उससे बड़ा एक्टर है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद उससे बड़ा एक्टर है, महबूबा मुफ्ती उससे बड़ी एक्टर है। इन्होंने छातियां पीट पीट के इस देश को लूट लिया। ये एक्टर है, हो सकता है एक्टर है, इसीलिए तो ये लोग सक्सेसफुल रहे इस पूरे देश को इतने साल खोखला करने में और देश को लूटने में। अगर ये एक्टर नहीं होते तो लोगों को बेवकूफ कैसे, परफॉर्मेंस से बेवकूफ कैसे बना सकते थे, कैसे पॉसिबल था? जी, एक मित्र हैं रवि तेजा जी, वो लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये सवाल सीधे मुझे आपके पास मुंबई आने के लिए विवश कर रहा है। और सवाल ये है कि टेलीविजन और फिल्म बहुत सशक्त माध्यम है किसी भी आवाज को बिल्कुल
सारी दुनिया तक पहुंचाने का। आज तो उसकी ताकत और बढ़ गई सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन बॉलीवुड की अगर बात करें, फिल्म की दुनिया, फिल्मों के संसार की बात करें, तो ये जो पीड़ दर्द जिसके आप और आपकी कम्युनिटी भुक्तभोगी है, पूरा जम्मू कश्मीर का के भारतीय भुक्तभोगी हैं, उस दर्द पर, इस निष्कासन निर्वासन पर कोई चज की जमीनी स्थिति को चित्रित करने वाली फिल्म बनाने में इन लोगों को क्यों परहेज हुआ? देखिए, ये डर रहे थे या किसी साजिश का हिस्सा थे? डॉक्टर साहब, 1995 में मैंने एक फिल्म बनाई हमारे एक्सोडस पे, जिसका नाम था शीन जी। जिसमें राज बब्बर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक लड़की थी समरीन जैदी, उसने बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे मैंने ये फिल्म बनाई। जी। शीन मतलब बर्फ होता है, और ये फिल्म को अच्छे क्रिटिकल एक्सेप्टेंस मिले। बहुत बिफोर टाइम ये फिल्म बन गई। अगर ये फिल्म आज बनी होती तो इट वुड हैव बीन ऑन अ वेरी डिफरेंट सक्सेस रेट। मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाई मैंने, एंड द वर्ल्ड रिमेन्स साइलेंट, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप प्लीज देखिए। जी, मैंने आज आज मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी भी आपसे रूबरू होने से पहले। जी, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, कि आप प्लीज वो फिल्म को डाउनलोड करके देखिए, एंड द वर्ल्ड रिमेन्स साइलेंट। आपको कश्मीर का, मैंने खुद शूट की हुई फिल्म है, इसमें एक भी स्टॉक शॉट नहीं है, मैंने खुद शूट की हुई है, मैं उधर था और बाकायदा एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपको 19 जनवरी और उसके पहले, और उसी को मैंने फिर उसको अपने फीचर फिल्म जो है शीन, उसमें उसका इस्तेमाल किया। और आप बहुत खुश होंगे जानकर डॉक्टर साहब की विवेक अग्निहोत्री एक और फिल्म बना रहा है अभी, कश्मीर फाइल्स, जिसमें अनुपम खेर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म की शूटिंग सितंबर से, ये अभी पिछले महीने से शुरू होनी थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से वो फिल्म डिले हो गई है। वो भी लगभग 6-8 महीने में। बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट विवेक ने लिखी है, बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, बाकायदा हार्डकोर हार्ड हिटिंग फिल्म, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के। ये फिल्म कश्मीर के एक्सोडस को, कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को और इस ट्रेजेडी को, इस एथनिक क्लीनिजिंग को पब्लिक के सामने देश विदेश में लाएगा। ये मुझे पूरा यकीन। हम सब साथ में मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री बहुत ही वेल नोन डायरेक्टर है, जिन्होंने ताशकंद फाइल्स बनाई थी, जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के असैसिनेशन पे, ये उनकी मर्डर पे फिल्म बनी। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जितने भी लेवल पे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बॉलीवुड में भी अच्छे लोग हैं। हम एक अपनी लड़ाई, मैं, विवेक, अनुपम, मधुर, हम लोग सब एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ लोग हमें ट्रोल करते हैं, किस तरीके से वो हमें चिढ़ाते हैं, हमें गालियां देते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को बिलोंग करते हैं, हर 3 महीने में एक पिटीशन फाइल करके प्रधानमंत्री को भेज देते हैं। इनके घर में अगर पीछे पानी नहीं आता तो पिटीशन ड्राफ्ट करके प्रधानमंत्री को। ये पिटीशन बनाना भी आजकल फैशन हो गया है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जिस देश का मैं बंदा हूं, जिस देश को मैं बिलीव करता हूं, जिस संस्कारों से मैं पला बड़ा हूं, हम तो बड़े बड़े साधु संतों और पीर फकीरों के बीच में पले बड़े लोग हैं। हम लोग ने जो कश्मीर में जो माहौल देखा हुआ है, जो लिटरेचर देखा है हम लोगों ने, जो पोइट्रीज देखी है हम लोगों ने, उस माहौल में हम पले बड़े हैं, तो हम इतने कमजोर नहीं हो सकते। और मैं आपको बताता हूँ, इसी विश्वास से, इसी फेथ से डॉक्टर साहब, जो हम लोगों ने अपने को बचाया है नॉन वायलेंट होकर, ये सिर्फ हमारे संस्कार, हमारे माता पिताओं का हम पर आशीर्वाद और हमारे बुजुर्गों का हम पर जो ये रहा है, एक ब्लेसिंग रही है। हम लोग लड़ाई जो है वो लड़ते आ रहे हैं और जीतेंगे लड़ाई, हम 100% जीतेंगे। चलते चलते बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, किसी और दिन फिर आपको कष्ट देंगे, आपका समय लेंगे, लेकिन चलते चलते 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं जिनके छोटे छोटे उत्तर मैं चाहूंगा हमारी समय की मर्यादा के दायरे में रहते रहते। आप कश्मीर की संस्कृति का, कश्मीर की परंपरा को जिंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो आपकी भाषा है कश्मीरी, उसकी अपनी एक भूमिका है। आज कश्मीरी भाषा का स्टेटस क्या है? क्या उसमें उसको बचाए रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए खूब काम हो रहा है, या कहीं वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमारे जो
पोएट्स और जो राइटर्स, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, महाराज कृष्ण संतोषी, बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे हमारे शशिशेखर तोषखानी जी, बहुत उत्पल कौल जी, हमारे हमारे हमारी कम्युनिटी जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ खाली हमारी कम्युनिटी, इवन कश्मीर की मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छे अच्छे राइटर्स रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी बड़े बड़े राइटर्स रहे हैं, पेंटर्स रहे हैं, म्यूजिशियंस रहे हैं। मेरा सबको नमन है सारे कलाकारों को जो कश्मीर में परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, जो सूफी गाते हैं, और जो वहाँ के फोक सिंगर्स हैं कश्मीर के, जी जो मैं हर वक्त उनके लिए अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। जो कश्मीर में कश्मीर के फोक सिंगर्स हैं, जो सारंग बजाते हैं, जो गाते हैं, फोक सिंगर्स, आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, मेरे घर में सुबह से लेकर शाम तक हम उनके गाने सुनते हैं, फोक गाने सुनते हैं। हम अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हमारे जो सिंगर्स हैं, कैलाश मेहरा है, इतने सारे सिंगर्स हमारे कश्मीर के, मेरी वाइफ जो है नीरजा, वो भी कश्मीर की बहुत बड़ी लोक गायिका हैं, आरती है, कश्मीर में जो गाए हुए राज बेगम थी, अपने शमीमा देवी, हमारे कश्मीर में हमने कल्चर और म्यूजिक को बहुत, पोएट्री को, राइटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया हुआ है। बड़े बड़े पोएट्स हमारे यहाँ से निकले हैं। हमारे इसमें आप देख लीजिएगा, जो हमारे एक्टिविस्ट भी हैं, जो बहुत बड़े पोएट हैं, जिनको मुंशी एक हमारे हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा पेंटर है, उसने पेंटिंग सिर्फ अपने से, राइटर्स ने अपनी त्रासदी को लेखन से किया, म्यूजिशियंस ने बजा के म्यूजिक कंपोज करके किया। भजन सोपुरी जैसे इतने बड़े पद्मश्री म्यूजिशियन, संतूर वादक, कंपोजर, वो उन्होंने संतूर से अपने 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 कश्मीरी भाषा का जहां तक सवाल है, कश्मीरी भाषा को हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं बचाने की। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी मेहनत हो रही है। बुजुर्ग हमें हेल्प कर रहे हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन, जो लोकल इंस्टीट्यूशन है हर शहर में, जिन्होंने अपने सोशल एक्टिविटीज में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया हुआ है। हम कश्मीरी चाय बना बना कर लोगों को पिलाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, हम कश्मीरी शादियां जब करते हैं, हम कल्चरली उसको बेस करके बनाते हैं। हम अपने आप को, हमने अंग्रेज सिस्टम में शादियां नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कॉन्शियस लेवल पर, पूरी दिमाग से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम हर स्टेप जो रख रहे हैं, हम हर जो कदम रख रहे हैं, वो अपने कल्चर को बचाने की ओर हम रख रहे हैं, और हम बहुत कॉन्शियस है इस चीज को लेकर। जी अशोक हम जी, बहुत कॉन्शियस है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये एक वाक्य ये जोड़ूंगा कि कश्मीर को, कश्मीर में जाके भी थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश की है, लेकिन एक अवसर पर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जानने, या जम्मू कश्मीर वालों को जानने के लिए मुझे आपके शहर मुंबई आने का अवसर भी मिला, और वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो कम्युनिटी है, मुझे लगता है राजन खन्ना जी भी उनमें शामिल हैं, उस सर्कल में शुमार हैं, जिनसे इन्होंने बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलवाया था, और जम्मू कश्मीरी का भोजन और बहुत सारी चीजें जानने का और आत्मसात करने का अवसर मुझे मिला था कुछ वर्ष पूर्व। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जो कश्मीरी हिंदुओं का एक श्रद्धा का केंद्र है शारदा पीठ, वो आज भी परली पार है, सरहद के पार है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। क्या लगता है, पूरे देश के लोग, हम और आप, शारदा पीठ के दर्शन कब कब कर पाएंगे? कभी इस बारे में सोचते होंगे आप बैठकर? मैं बहुत होपफुल हूं, और ये सपना भी हमारा जल्द पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है इस बात का, और मैं फिर उस बात को सामने लेके आऊंगा कि मेरा विश्वास मेरे देश पे है, और मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पे है कि वो एक शख्स जो इस देश को लीड कर रहा है, मुझे उस पर विश्वास है, उस पर कॉन्फिडेंस है। वो हमें शारदा पीठ किया, वो ऐसी से ऐसी जगह लेके जाएगा हमको, जहां पर हमारे हिंदुस्तान, कश्मीर का ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का जहां जहां एक प्रेजेंस है, हमें वहां के दर्शन कराएगा, और हमें उन चीजों को वापस इस देश में लाने को और रखने की पूरी कोशिश करेगा। देश दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर से जुड़ी बातों को, जम्मू कश्मीर के तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के काम में जेके नाव लंबे समय से लगा है। जेके नाव की टीम को, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उस मित्र मंडली के लिए अशोक पंडित जी का संदेश आज की आपकी अंतिम टिप्पणी के रूप में।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस टीम का। मैंने जम्मू में मैं इनसे मिला भी था और मैं इनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता हूँ। बहुत ही रिसर्च्ड, बहुत ही वेल रिसर्च्ड और बहुत ही वेल क्राफ्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ये। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि जिस तरीके से ये देश के हित में या देश के स्ट्रक्चरिंग में और देश के कल्चर को बचाने में ये लगे हुए हैं। मेरा पूरा पूरा सहयोग है इनको और मैं मुबारकबादी तहे दिल से इनको देना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए बात करने के लिए। और ये जितने भी जो ऐसी ताकतें हमारे देश में रहकर देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके साथ लड़ने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेके नाउ पर आकर जेके नाउ को फॉलो करने वाले और देश भर के दुनिया भर के मित्रों के साथ रूबरू होने के लिए अपना देने के लिए अशोक पंडित जी आपका हृदय से मैं भी आभार व्यक्त करता हूं जेके नाउ की पूरी टीम की ओर से। और इस अभियान को हम और आप मिलकर यूं ही इस मिशन को आगे बढ़ाने वालों के कारवां का एक हिस्सा बन जाए। एक नए मेहमान के साथ कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आप सबको नमस्ते।